Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. चीज़ की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें अचीव क्या करना है। अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हमारे दिमाग में है तो हर एग्ज़ाम आसान हो जाते हैं। अगर हम नहीं सोच सकते हैं कि हम सिर्फ एक पढ़ाई बोझ की तरह ले रहे हैं कि घर वाले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो हमें निकालनी है। वो घर वाले तो कहेंगे, घर वाले हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहेंगी कि हाँ, हमें ये एग्ज़ाम निकालना, हमें ये करना, हमें ये करना। जब हमारे दिमाग में टाइम टेबल और किसी चीज़ के प्रति डेडिकेशन होगा तो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो हम अच्छे से आराम से चीज़ें चलती रहेंगी। हर सपने के हकीकत बनने तक की एक कहानी होती है और आज हमारे साथ रोहित मौर्य जी जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर अपने रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने के सपने को साकार किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रोहित मौर्य जी का। रोहित जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे पहले तो आपको रोहित जी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम क्रैक किया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रोहित जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, ये जो आपके पूरा सफर रहा असिस्टेंट लोको पायलट बनने तक का, ये सफर के बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी सर, असिस्टेंट लोको पायलट बनने का सफर बहुत ही अच्छा रहा। जैसे कि कभी तैयारी करते टाइम उतार चढ़ाव तो आते ही हैं स्टूडेंट लाइफ में। उसके बाद तैयारी प्रॉपर चलती रही, कभी रुक भी जाती थी, फिर चलती रहती थी, लेकिन कॉन्स्टेंटली करते रहते थे तैयारी कि हमें ये करना है। जब वैकेंसी आई तभी से ही जो है, उसके पहले से ही टारगेट था, लेकिन वैकेंसी थी नहीं। जब वैकेंसी आई तो उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली बिना ब्रेक किए पढ़ाई एकदम आराम से चलती रही। तो रोहित जी, आपने कब डिसाइड किया कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है या असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम देना है? जी सर, कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं होती है। पहले तो हमने डिप्लोमा कर रखा था, उसके बाद जो है जेई की प्रिपरेशन करते थे, वैकेंसी आती थी, किसी एग्ज़ाम में कुछ कम नंबर से रह जाते थे, किसी में ज़्यादा पीछे रह जाते थे, लेकिन जो अचीवमेंट था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था कि मतलब नंबर जो है हमारे बढ़ रहे थे, कि लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। उसी बीच एलपी की वैकेंसी आ गई, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आई थी, तो मैंने टारगेट किया कि दोनों में से एक एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना, मतलब दोनों क्रैक करना है कुल मिला के। तो तैयारी चलती रही, फिर दोनों एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर दिए। तो रोहित जी, जैसे आपने बताया कि आप तैयारी जेई की करते थे, कभी थोड़े मार्क्स से आप रह जाते थे, तो ये जो फेज होता है कि जहां पर आप रह जाते हैं या जहां पर आपको लगता है कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो बहुत ज्यादा है आज की डेट में, जैसे अभी एनटीपीसी के एग्जाम जो आने वाले हैं रेलवे में, उसमें 1,25,00,000 के स्टूडेंट्स बैठने वाले 35,000 वैकेंसी के लिए। तो एक ये जो मन में वो आता है ना कि इतने सारे कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, पोस्ट जो कुछ हजार हैं, तो ये जो सोच होती है, इस सोच से ओवरकम कैसे करते हैं, इस सोच से बाहर निकल के कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होना तय है, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, वैकेंसी कितनी भी कम हो, कैंडिडेट्स कितने भी ज्यादा हो, मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं इस चीज से? ये पॉजिटिविटी तब आती है जब हम सिर्फ एक सीट देखते हैं, पूरी सीट ना देख के हम सिर्फ अकेले कैंडिडेट हैं, हमें सिर्फ एक ही सीट की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ एक सीट को सिलेक्ट करें कि हमें एक सीट टारगेट करनी है, एक सीट लेना है। तो उस हिसाब से जब ये आप सोच लेंगे एक सीट लेनी है, तो तैयारी उस हिसाब से अच्छे से होने लगती है। ना कहीं आप टाइम वेस्ट करेंगे, हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या चीज़ करनी है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे अच्छी प्रिपरेशन। रोहित जी, जैसे आपने बताया कि सिलेबस और टाइम मैनेजमेंट, हम सिलेबस की बात करेंगे, उससे पहले टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कैंडिडेट्स में एक ये भी डाउट रहता है प्रिपरेशन को, और ये जो डाउट है मैं देखता हूँ अक्सर कैंडिडेट्स में 10th के एग्जाम जब होते बोर्ड के, वहीं से आने लगता है कि वो प्रिपरेशन में कितना टाइम है, टाइम टेबल क्या बनाए। कुछ कैंडिडेट्स 12-14 घंटे पढ़ते हैं, बट उनका उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता जितना एक 6 घंटे पढ़ने वाले कैंडिडेट का भी हो जाता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम टेबल है,
इसके लिए अगर आप कुछ कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उनको अगर आप गाइड कर सके कि कैसे टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए, टाइम टेबल कैसे रखना चाहिए। टाइम टेबल रखने के लिए सर सबसे पहली बात हमें ये करना चाहिए कि हम जितनी सुबह मतलब जल्दी उठ सकें, नॉर्मली 4 या 5 बजे के आसपास। अगर हम उतने बजे से उठ के प्रॉपर फ्रेश होके जो भी है अपना पढ़ाई शुरू कर दें, कम से कम 7 बजे, 4 बजे से 7 बजे तक या 8 बजे तक का पूरा स्लॉट हमें पूरा मिल जाता है। बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अगर हम घर पे भी हैं, जैसे ऑनलाइन अगर तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मली हम घर पे होते हैं, बाहर नहीं जा पाते हैं, तो घर पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। इतनी सुबह कोई काम तो रहेगा नहीं, तो हम 3 घंटे एकदम 4 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे लिए पूरा दिन बचा होता है, चाहे हम उसमें कुछ टाइम एंजॉय कर लें, जब मर्जी पढ़ लें। हमारे पास पूरा जो है 20 घंटे पूरे बचे होते हैं, तो उसमें जो भी करना है अपना आराम से करते रहें। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि अगर आप 24 घंटे में 4 घंटे फोकस कर लेते हैं अपनी पढ़ाई पे, फिर जो 20 घंटे है उसमें अगर आप जितना भी पढ़ेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप 2 घंटे ही पढ़ लेते हैं उन बचे हुए 20 घंटे में। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जरूरी नहीं है कि आपको 10-12 घंटे ही फोकस करना। अगर आप 4 घंटे फोकस कर लेते हैं तो पूरा दिन फिर आपका है, आप उससे जैसे भी पढ़ सकते हो उसमें। अब हम बात करते हैं आपने सिलेबस का डिस्कस भी किया था अभी कि एग्जाम का जो तैयारी है उसमें कैंडिडेट्स को बहुत डाउट रहता है कि कोचिंग से तैयारी करें, क्या इस बुक से तैयारी करें, इधर से तैयारी करें। तो अलग अलग डाउट्स रहते हैं, जितने लोगों से पूछोगे उतने जवाब आपको मिलते हैं। तो आपने जो तैयारी करी है अपने एक्सपीरियंस से आप कैंडिडेट्स को बताया कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरह से फोकस करना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जी, स्टडी मटेरियल की सबसे पहली बात, यूट्यूब पे इस टाइम इतने अच्छे टीचर मिल रहे हैं और इतने ज़्यादा टीचर मिल रहे हैं, अच्छे टीचर, कि आप जहाँ से मर्जी जो अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैंने करंट अफेयर की प्रिपरेशन और जीके और रीजनिंग की प्रिपरेशन जो है टेक्स्ट बुक से करी थी। तो ऑनलाइन क्लासेस मैं देखता था, यूट्यूब पे आता था, मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता था, उसके बाद मैं वहाँ से देखता था। और इसमें ये रहता था कि पढ़ने के लिए तो सबसे पहले अपना नोट्स बनाना है। अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, तो बाद में रिवीजन कभी कर रहे हैं तो चीज़ें जल्दी रिवाइज हो जाती हैं। अगर हम 4 घंटे लग के नोट्स बनाते हैं तो उसको हमें रिवीजन करने में सिर्फ मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगेंगे, उतने में हम 4 घंटे का पूरा कवर कर सकते हैं। तो वो कभी भी जैसे रिवीजन करने के लिए आसान होता है, अपना अलग से प्रॉपर नोट्स होना। सर रोहित जी, आपने रिवीजन की बात करी, तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस होता है? कुछ कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो रिवीजन पर उतना जोर नहीं देते हैं, भले ही कॉन्फिडेंस हो उनका। वो क्या करते हैं कि अगर आपके पास 1 महीना है तो 1 महीने में हम कुछ और नए टॉपिक कवर कर लें बजाय जो पढ़ चुके उसके रिवीजन पर। तो आपके हिसाब से रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए? जी, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज़ का रिवीजन जो है, अगर हम कई बार उसे पढ़ रहे हैं तो वो हमेशा चीज़ याद हो जाती है, और एग्जाम में जब बैठेंगे तो वो चीज़ें डायरेक्ट स्टक करती हैं, टू द पॉइंट एकदम आता है। और जैसा कि आपने कहा कि रिवीजन के बाद अपना अलग से नोट्स होना चाहिए। नोट्स अगर है तो क्या है कि एक प्रॉपर अलग से वो नोट्स बनाना चाहिए। जो टॉपिक हम जल्दी भूलते हैं तो उसका अलग से नोट्स एक अलग बना के रखना चाहिए। कभी एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले वो नोट्स देख लें, फिर वो हमेशा अपने साथ में रखें। तो रोहित जी, आपने बताया कि आप जो करंट अफेयर्स है, जो जीए का पोर्शन होता था, जीए जीके का, वो आप टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन उसकी प्रिपरेशन करते थे। आपका जो करंट अफेयर्स होता है वो आप कितना पुराना, जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स लेते हैं और कुछ 1 साल पुराना, तो आपका जो करंट अफेयर्स की तैयारी होती थी वो आप किस तरह से करते थे? कितना पुराना करंट अफेयर्स आप अपने आप को देकर चलते थे, अपडेट रखते थे आप अपने आप को? जी, करंट अफेयर्स लगभग 1 साल पुराना हम लेके चलते थे, और डेली न्यूज जो एनालिसिस होती है पेपर द हिंदू से, उसके करंट अफेयर जो है किसी भी आपको टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएगा। एनालिसिस हो के जो आते हैं प्रॉपर बन के, वन लाइनर होते हैं, इन सब से तैयारी करने में अच्छा होता है। और वन लाइनर तो रहता ही है, वही मैंने बताया जैसा कि नोट्स, करंट अफेयर्स का भी अपना नोट्स बनाएं, उसको भी जब भी टाइम मिले तो आप पढ़ते रहें, उसको चीज़ें याद होती रहती हैं, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। रोहित जी, आपने काफी तैयारी ऑनलाइन करी है, आपने टेक्स्ट बुक से भी तैयारी करी है। ऑनलाइन के इस दौर में
कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी होता है। आपके हाथ में मोबाइल है तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक कर लेते हैं, बीच में आपने किसी से बात भी कर ली फोन करके। ये जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि किसी चीज का अगर एक फायदा है तो उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इससे आप कैसे बच के फोकस करते थे अपनी पढ़ाई पर, कि आपके पास कोई मोबाइल है, गैजेट है, तो उसका उपयोग आपको उस समय के लिए सिर्फ अपनी तैयारी के लिए करना है, तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे आप? जी, डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से बचने के लिए तो पहली बात, मैंने बीच में एक बार व्हाट्सएप अनइंस्टॉल ही कर दिया था, मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था। तो फिर क्या हुआ कि बाद में ज़रूरत पड़ती थी तो मैंने फिर नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का ऑफ कर रखा था कि ताकि नोटिफिकेशन ना आ पाए। तो मैं बाद में जब टाइम मिलता था मैं उसको यूज़ कर लेता था, मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें पीडीएफ और ये सब ग्रुप्स में रहते थे तो आ जाते थे। बाकी फ़ायदे और नुकसान तो दोनों के अलग चीज़ होते हैं। जब माइंडसेट बना होता है कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वहाँ पे जो है चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं आपको, फोकस होना पड़ता है उसके लिए। रोहित जी, आपकी तैयारी में आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था? जी, फैमिली का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी सपोर्ट लोगों फैमिली के लोगों ने किया फाइनेंशियली, मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप कर लोगे, करते रहो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नॉर्मली 1 साल आदमी या 2 साल किसी एग्ज़ाम में पीछे रह जाता है, 2-3 एग्ज़ाम के बाद लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो वो चीज़ें नहीं थी, मैं क्रैक करना चाहता था और हो भी जाता था। तो सबसे मैं टेक्स्ट बुक से देता था हर चीज़, मतलब जैसे टेस्ट सीरीज़ हुए, मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ करता था। और फिर जब आपको पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद आपका और आपकी फैमिली का पहला रिएक्शन कैसा था? जी, रिएक्शन तो वही जैसे सबके रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद हर कोई जो है खुश हो जाता है कि चलिए बढ़िया है, हो गया। जी, तो सभी मेहनत की आपकी तरफ से रंग लाई। शुभकामनाएं और बधाई। जी। और जी, सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट सीरीज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और उसमें क्या है कि और तैयारी के साथ हमें डेली एक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो अपने आप को हम जज करते हैं कि हम खड़े कहाँ पे हैं, और सबसे बड़ी इसमें बात होती है कि क्वेश्चन गलत ना करना। अगर हम टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में हम कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, हम कट ऑफ क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये डेली अपना होना चाहिए, डेली सबको करना चाहिए, ताकि कहाँ पे हैं पता लगता रहे। ये आपने कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी बात बताई है कि जो टेस्ट सीरीज होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपका खुद का जो आकलन होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगता रहे समय समय पर आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप कितने पानी में हैं और कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका दिन पे दिन। तो ये बात तो हो गई आपके टेस्ट सीरीज की, आपने बताई आपके फैमिली रिएक्शन की। आपने पहली बार डिसाइड कब किया था कि आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है? जैसे मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि आपने कब डिसाइड जी। किया, लेकिन जब डिसाइड कर लेते, आप तैयारी करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो फेज होता है, आपका पहले स्टेज का एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर उसमें जी। गैप मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक हमें अनुभव हो जाता है, या बोलते हैं हमें कहीं ना कहीं स्टिंग्स आ जाते हैं, पता लगने लगता है कि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आपको किसी बीच दौरान कहीं लगा था कि हाँ, आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा आसानी से? जी, मैंने जैसा बताया कि मैंने टेस्ट देते रहता था। टेस्ट जब देता था तो उसमें लगभग, अगर मैं 10 टेस्ट देता था, लगभग 7 या 8 टेस्ट में कट ऑफ पार कर जाता था। किसी में तो मेरे 100 में 80 नंबर तक मैं कर जाता था। तो मुझे लगने लगा था कि अब मैं इसको एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो मोटिवेट रहता था, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी शुरू से अंत तक, जब तक मुझे लगा कि आखिरी एग्ज़ाम जो है निकल ना जाए, तब तक मैं लगा रहा इसमें। जी, तो आपका जो हमने अभी तक जितने आपसे सवाल किए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल कर आई वो रही है कि आपको फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अच्छा रोहित जी, आपने असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट है वही क्यों चूज करी? इतने गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं जिसमें से बैंकिंग के जॉब्स भी होते हैं, काफी कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, ऑफिस जॉब होता है, तो आपने असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब क्यों? कुछ आपको इसमें क्या अलग लगा कि आपने यही जॉब चूज किया? जी। अलग ये लगा कि थोड़ा-सा इसमें चैलेंजिंग होता है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो लोग क्या है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, इससे देश की सेवा भी होती है। उसके लिए आप अब बॉर्डर पे तो हम जा नहीं सकते हैं। अब ना हमारी उतनी हाइट है और ना फिज़िकली उतने मेंटेन है कि हम आर्मी में या फिर देश की सेवा कर सकें। तो हमें ये लगा कि अगर हम रेलवे में जाते हैं, अगर
लोगों को उन त्योहारों पे उनको घर पहुँचाते हैं या फिर कहीं जिनको आना-जाना है किसी ओकेज़न में, तो लोगों को काफ़ी खुशी होती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना लोगों की इसी तरीके से सेवा की जाए। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपको देश सेवा, जो जन सेवा है, वो भी आपको का एक ज़रिया है, ये आपकी जो जॉब है। रोहित जी, अगर आपको फिर भी अगर असिस्टेंट लोको पायलट के अलावा कोई दूसरी जॉब चूज़ करनी हो, तो आप कौन-सी करेंगे? जी, डीआरडीओ या इसरो में करेंगे। अगर कभी मौका मिलता है तो प्रिपरेशन चल रही है, अगर मौका मिलता है तो डीआरडीओ में या फिर इसरो में, पहली प्रेफ़रेंस पे। तो आप वही जॉब चूज़ करें जहाँ पर आप देश की सेवा कर सकें पूरी तरह से। जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, रोहित जी, कभी-कभी जैसे आपने बताया कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो रह जाते थे, तो एक पॉइंट पे कहीं न कहीं हमारी जो हिम्मत होती है वो जवाब दे देती है, कि हम तैयारी कर रहे जी, जी। हैं, रिज़ल्ट आ रहा है, रह रहे हैं, फिर तैयारी करते हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन रहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसमें आपके साथ भी ऐसा होता कि आपको लगता था कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब हमारे नहीं निकल पाएगा, जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग आपके अंदर कभी आई है, इस पूरी तैयारी के जी, दौरान? जी, कभी-कभी ऐसा होता था कि लगने लगता था, लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते थे कि एग्ज़ाम जो जो हमने दिए थे, उसमें कितने नंबर से पीछे रह गए, नज़दीक है या दूर हैं। तो लगता था कि हाँ, नज़दीक है, और जो पहले एग्ज़ाम देते थे, धीरे-धीरे इम्प्रूव होते थे कि हाँ, धीरे और नज़दीक आ रहे हैं। तब लगने लगा कि अब मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। तो इस हिसाब से पढ़ाई चलती रही, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा रोहित जी, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन कोचिंग में के बारे में। आपने भी तैयारी करी है ऑनलाइन से। फ्यूचर में जैसे अभी अगर हम देखें, मार्च से लेके जो लॉकडाउन का जो समय था कोविड-19 से, तो और वैसे भी हम जनरली देखते हैं जो छोटे शहर के स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर कोचिंग सेंटर नहीं होते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग नहीं मिल पाती है। और अभी कोविड की वजह से तो कोई भी शहर हो, कोचिंग्स बंद थी सारी काफ़ी लंबी समय तक। तो फ्यूचर में आप जो ऑनलाइन कोचिंग है, उसको किस तरह से देखते हैं? फ्यूचर क्या होने वाला है? ये जो ऑनलाइन कोचिंग शुरू हुई है, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है? जी, ऑनलाइन कोचिंग का फ्यूचर जो है अब आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है कि चीज़ें हम जो पढ़ते हैं वो चीज़ें सेव रहती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमने कोई क्लास कर ली, एक बार क्लास की नहीं समझ में आया, हम फिर उसको देख रहे हैं, फिर दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी प्लेलिस्ट में सेव कर लिए, फिर देख रहे हैं। तो हम कई बार देख सकते हैं उसको। और ऑफलाइन कोचिंग में क्या है कि हमने एक बार चीज़ें पढ़ ली, फिर अगर घर गए, भूल गए, तो फिर दोबारा वो चीज़ें नहीं मिलनी हैं। तो इस हिसाब से। और दूसरी बात ये है कि हम कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। अब कोचिंग है तो प्रॉपर वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको 1 घंटे जाने में लगेगा, 1 घंटे आने में लगेगा, जो वहाँ वेट करना पड़े टीचर आए कि ना आए। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, शेड्यूल फिक्स है, टीचर टाइम पे आने हैं, आप घर बैठे पढ़ेंगे। जो आपका आने जाने में 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में आपके जा रहे हैं, वो टाइम बच रहा है आपका। वो टाइम आप एन्जॉय कीजिए या पढ़ लीजिए, वो अपने ऊपर है। अच्छा रोहित जी, ऐसा होता है कि अलग-अलग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के नोटिफिकेशन पूरे साल आते रहते हैं, तो बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं, बैंकिंग की भी कर रहे हैं, एसएससी की भी कर रहे हैं। और ऐसा होता है रेलवे, एसएससी और बैंकिंग तीनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। तो ये जो तैयारी होती है कि आप एक साथ 3-3 या 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये इसके क्या फायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं, या आप किस तरह से इसको देखते हैं कि एक साथ आप 1 या 2 ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल अलग है? जी, तैयारी कर अगर पैटर्न अलग है, तो उसमें दिक्कतें ये आ जाती हैं कि जो एग्ज़ाम पहले है, लोग उस पे ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं। पता चला ये एग्ज़ाम नहीं निकला, तो अगला एग्ज़ाम जो है दूसरे पैटर्न पे है, वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने वाले, उसके बाद कॉमन सिलेबस, जैसे सब में मैथ कॉमन आता है, तो मैथ उस लेवल का रखना चाहिए जो हायर एग्ज़ाम पे प्रेफ़रेंस का, हायर एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो। तो उस लेवल का मैथ पढ़ेंगे, तो उसमें फिर रही रीजनिंग भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जो कॉमन सिलेबस है उस पे करेंगे तो हो सकता है, करने वाले करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें नुकसान भी बहुत होता है, टाइम लोगों का बहुत चला जाता है। अगर हम सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस कर दें तो टाइम कम लगेगा, हम जल्दी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन 3 एग्ज़ाम में पता चला हम तीनों क्वालिफाई करेंगे, लेकिन टाइम हमें ज़्यादा लग जाना है। अच्छा रोहित जी, ऐसा होता है कि बहुत से कैंडिडेट्स की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब इतना होता है कि वो चाहे तो एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद,
वहां पर कैंडिडेट्स को क्या होता है कि बहुत से टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कि आपको 1 घंटे में 100 सवाल सॉल्व करने हैं, उस टाइम मैनेजमेंट में और कुछ नर्वसनेस में कि आपको क्रैक भी करना है, तो अपना जो एग्जाम होता है उसको कहीं ना कहीं 10-20% वो खराब कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, जो कि आपको ये 1 घंटा जो मिला है, ये आपके फ्यूचर की है, ये आपको जॉब लाने वाला है, तो इस प्रेशर से, इस जो ये जो नर्वसनेस होती है, इससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जी, इससे ओवरकम करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर टेस्ट देना। अगर आप हमेशा टेस्ट दे रहे हैं रेगुलर, या 2 दिन में 1 टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे, हाँ वहाँ कैंडिडेट्स होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो आपको नॉर्मल सा सब लगता है। अगर आपने प्रॉपर बैठ के टेस्ट दिया है घर पे, तो सब नॉर्मल लगता है। और हम टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैं कैंडिडेट्स को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले करते जाएं, एकदम कॉन्फिडेंटली उसको करते जाएं। फिर करने के बाद देखेंगे कि उनके पास काफ़ी टाइम बचा होगा, तो फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करने को मतलब कंफ्यूजन लग रहे हो, उससे सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो वो इजीली कर ले जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, वो हमारे नंबर हमेशा कम करते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो आ रहा है आप उसको पहले सॉल्व कीजिए। अच्छा रोहित जी, ऐसा होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ सेक्शन तो ऐसे होते हैं जो हमारे काफी मजबूत होते हैं, जो हमें बिल्कुल आते हैं, जिसमें से हम चाहें तो अगर हमें 100 सवाल दे रहे हैं तो हम उसमें से 95-96 इजीली कर देंगे। लेकिन हर कैंडिडेट का कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, जिनमें बोलने की वीक होते हैं थोड़े से। तो ये जो आपका होता है कि एक में आप बेस्ट हैं और एक में आप थोड़े से डाउन हैं, इन चीजों में फिर देखिए आपका सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, इनको बैलेंस कैसे करा जाए कि मतलब आपका जो स्कोर है ओवरऑल वो बेहतर बना रहे। जी, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जो चीज़ हमारी बेस्ट है उसमें से क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। अगर मैथ हमारा अच्छे से तैयार की है, मैथ और रीजनिंग नॉर्मली जिनका मैथ अच्छा होता है रीजनिंग अच्छा कर जाते हैं, तो जिनका मैथ अच्छा है रीजनिंग अच्छा है, जैसे आगे आने वाले एग्जाम की ही बात कर लें, एनटीपीसी है, अगर हम 60 में 60 क्वेश्चन रहेंगे, अगर हम उसमें 55 स्कोर करते हैं, अगर हम अच्छे से तैयारी करके 55 करते हैं, तो जो हम जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स में जो कम कर रहे हैं वो क्वेश्चन कम होंगे, वो इससे कवर हो जाते हैं। अगर हम जो चीज़ें हमारी वीक हैं अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस कर दें और वो भी ना हो पाए, और इधर से जो चीज़ जो हमारा पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग है उसमें भी अगर कुछ कमी रह जाएगी तो फिर सामंजस्य नहीं हो पाएगा। यानी जो चीज़ स्ट्रांग है उसमें हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो रोहित जी, लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपकी कोई सफलता का मंत्र जो आप कैंडिडेट्स को देना चाहें जो तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में तैयारी करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उनको आप कोई अपनी सफलता का मंत्र देना चाहें? जी, सफलता का मंत्र यही है सर, डिस्ट्रैक्शन से बचें। जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया, अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो सोशल मीडिया ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, तो इससे बचें। और दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें अचीव क्या करना है। अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो चीज़ अगर हमारे दिमाग में है तो हर एग्ज़ाम आसान हो जाते हैं। अगर हम नहीं सोच सकते हैं कि हम सिर्फ एक पढ़ाई बोझ की तरह ले रहे हैं कि घर वाले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो हमें निकालनी है। वो घर वाले तो कहेंगे, घर वाले हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहेंगी कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम निकालना, हमें ये करना, हमें ये करना। जब हमारे दिमाग में टाइम टेबल और किसी चीज़ के प्रति डेडिकेशन होगा तो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो हम अच्छे से आराम से चीज़ें चलती रहेंगी। जी रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपने जो अपने अनुभव साझा किए हमारे साथ। आई एम श्योर जो हमारे कैंडिडेट्स हमें देख रहे हैं उनको ये जो आपके अनुभव हैं ये ज़रूर हेल्प करेंगे। जो कैंडिडेट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपने जो अनुभव साझा किए हैं और आपने जो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं प्रिपरेशन को लेकर, तैयारी को लेकर, एग्जाम हॉल में किस तरह से आपको रहना चाहिए, तो ये जो सारी बातें हैं ये हमारे कैंडिडेट्स को काफ़ी हेल्प करेंगी। और थैंक यू सो मच रोहित जी हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू रोहित जी।
सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। टेक्स्ट बुक को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे कंटेंट उपलब्ध कराए जिससे कि हम आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो लोगों से कहना चाहेंगे कि आप जाइए और पढ़िए, टेक्स्ट बुक जो कंटेंट दे रहा है उसका फायदा उठाइए। जी, थैंक यू सो मच रोहित जी। जी जी, थैंक यू।